तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 हिस्ट्री यानी मतलब इतिहास है हिंदी में। तो पाठ नंबर 1, पाठ का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप बड़े झमेलों से चल रहा था और पता नहीं आगे क्या होने वाला है। पार्ट 1 मैंने करा दिया है, जिसके अंदर आपको छोटा सा मतलब आधा चैप्टर हो गया था उसके अंदर। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहाँ पे जाके जरूर से चेकआउट करना। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। बाकी यहाँ एक बिल्कुल शॉर्ट इंट्रो मैं दे दूंगा आपको चैप्टर का, जो मैंने पिछले पार्ट में करा दिया था। मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। अब देखो यहाँ पे जो है ना, आपको इस मतलब जो चैप्टर है इतिहास अगर आप पढ़ रहे हो खास तौर पे, तो आपको अभ्यास के प्रश्न उत्तर जरूर से पढ़ने चाहिए। मेरी रिकमेंडेशन है अगर एग्जाम में नंबर चाहिए, क्योंकि इनमें ज़्यादातर प्रश्न इन्हीं में से आपके कवर हो जाते हैं। तो आपको जरूर से करना है और इस पाठ का पहला प्रश्न आपको जरूर से जरूर करना है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इस चैप्टर का। तो बाकी हाँ, लिखे हुए अभ्यास के प्रश्न उत्तर, MCQ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारी चीजें मिल जाएंगी, लिखी हुई भी, वीडियोस भी, तो जाके देख लेना जरूर से। अब देखते हैं यहाँ पे कहानी के बारे में। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप एक ऐसा इलाका जिसमें बहुत सारे राजा राज कर रहे थे, लेकिन समय बीतता गया, लोगों की सोच बदलती गई। अब ये जो इतिहास की बुक है आपकी 10वीं की, वो दूसरी भाषा की है, हमारे पास बाद में आई। तो हम जो है कुछ शब्द जो है, कुछ नाम जो है वो बड़े अजीब मिलेंगे हमारे देश के। ना तो इसमें शहर है, क्योंकि ये हमारी देश का नहीं है, किसी कहीं दूर इलाके में है, जो कि मैंने पार्ट 1 में स्टार्टिंग में बताया था कहाँ पे पड़ता है ये। तो वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे जो है राजा लोग राज कर रहे थे। झगड़े मच गए आपस में, लोगों की सोच बदल गई, गरीबी ने मार डाला उनको, बहुत बुरी हालात हो चले थे वहां पे। और उन्हीं का परिणाम हुआ था विश्व युद्ध, पहला विश्व युद्ध उसी के चलते हुआ था। वो आगे जाके पता लगेगा क्या हुआ था। यहाँ पे जो है 3 कैटेगरी के लोग आ गए। एक तो थे रूढ़िवादी लोग, एक थे राष्ट्रवादी, एक थे उदारवादी। बार बार शब्द आएंगे, क्या होते हैं ये रूढ़िवादी, राष्ट्रवादी, उदारवादी। कोई चाहता था हमारा देश आजाद हो। आजाद, ओए आजाद का मतलब क्या होता है पता ही नहीं है। कोई चाहता था यहाँ पे राजा लोग राज करें, कोई चाहता था कोई राज ना करे, भाड़ में जाओ, हम तो अपने देवताओं की पूजा करेंगे, मजे लेंगे, बस ऐसे। मतलब सबकी अपनी अपनी सोच। कोई अरे वो सही बता रहा है, वो देखना उसको, वो सही बता रहा है, चल मैं उसकी पार्टी में जाता हूँ, मैं उसको समर्थन देता हूँ। ऐसे समर्थन चलते गए राजाओं के। वो उसको पीट रहा, उसकी सेना उसमें दूसरे के इलाके में घुस के मार आई, उसकी जमीन कब्जा ली, ऐसे चलता गया। बहुत मतलब खतरनाक वाले हालात हो चले थे देश के अंदर। देश नहीं था, मतलब जैसे भारत है ना, एक देश है, वहां पे बहुत सारे देश थे और उनके आपस में झगड़े मच गए, पूरे बुरे हालात हो गए। ये 1-2 दिन की बात नहीं थी कि झगड़े खत्म हो जाएंगे, सालों साल चलते रहे ये झगड़े। ठीक है, अब यहाँ पे जो है एक व्यक्ति का नाम आता है जूसेपी मेस्सीनी। ये काफी फेमस थे। इसने जो है ना इटली का, जो इटली एक देश पड़ता है, वहां पे जो है यंग इटली, यंग यूरोप, ऐसी कुछ मुहिम चलाई, ऐसे संगठन बना दिए जिसकी मदद से जो है इसने आंदोलन जो करते हैं ना, आंदोलनकारी होते हैं, तो उनमें सबसे ज्यादा नाम रहा जूसेपी मेस्सीनी का। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत बार आया हुआ है इस चैप्टर से। उसके अलावा यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको चैप्टर के कुछ पेंटिंग दी। फ्रांस की क्रांति, फ्रांस भी उधर ही पड़ता है यूरोप के अंदर। फ्रांस में क्रांति हो गई 1789 में, और पहला ऐसा देश बन गया फ्रांस जिसने जो है क्या किया कि जो राजतंत्र था, जो राजा लोग राज कर रहे थे, उनको उखाड़ फेंका। हमें नहीं चाहिए कोई राजा, हम तो हमारी सहमति से एक बंदा चुनेंगे, जैसे भारत में होता है। सहमति भी सही थी, लोग भी चुन लिए गए, लेकिन फिर भी बात नहीं बन पाई, कुछ और ही चलता गया। उनको ये उम्मीदें थी, कुछ राजा लोग, पहले के जो राजा लोग थे जिनको उखाड़ फेंका था, उनको ये उम्मीदें थी कि वो राजा जब दायरा बढ़ाएंगे, सेना, स्वतंत्रता की सेना बताएगा, फ्रांस की सेना जब दूसरे देशों में जाती, और उनको ये उम्मीद थी कि उनका जो कर है, टैक्स है, वो कम हो जाएगा। वाह, अब सेना को पैसे कौन देगा? वहां की सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया। जिस चीज की लोगों को उम्मीद नहीं थी वो हो रही थी। देश के हालात जो है बहुत ही बुरे हुए थे। नेपोलियन का भी यहाँ पे जिक्र आया। खास तिथियों के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, 1797 की बात है। सदी का पता होगा, सदी यहाँ कैसे चलती है, ठीक है ना। जैसे 18वीं सदी की बात है, यानी कि 1700 से 1800 के बीच का टाइम पीरियड। ऐसे ही 19वीं सदी यानी 1800 से 1900, सदियां आएंगी, बार बार नाम आएगा, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब देखो 1797 की बात है, जब नेपोलियन जो है यहाँ पे इटली पर नेपोलियन ने हमला कर दिया,
युद्धों की शुरुआत हो गई थी उस टाइम से। और उस टाइम के बाद ज़्यादा टिक नहीं पाया, 18-20 साल के बाद 1814 से 15 के बीच में नेपोलियन को उखाड़ फेंका गया, नेपोलियन भाग गया। एक संधि हुई जिसका नाम रखा गया वियना संधि। अभी इस संधि के तहत क्या हुआ था कि जो इलाके नेपोलियन ने कब्जे करे हैं, जहां पे अपने अधिकार स्थापित किए, और उसके बाद जो वहां पे से वसूली हो रही सब कुछ, वो सारा सिस्टम हटा दिया जाए, रद्द कर दिया जाए बिल्कुल। ये संधि हुई थी। संधि ज्यादा टिकी नहीं, आगे बुरे हालात और भी होने थे। उसके बाद 1848 में फ्रांस में क्रांति हो गई। जो गरीब लोग थे, कमजोर लोग थे, अमीर लोग घबरा गए और गरीबों ने हमला कर दिया अमीरों की हवेलियों पे, महलों पे, तोड़फोड़ मचाई, पूरी खतरनाक सीन हुए। उसके बाद यहाँ पे बताते हैं 1859 की बात है। उसके 1859 से 1870 के बीच में इटली का एकीकरण हुआ था। एकीकरण का मतलब है कि इटली के अंदर है ना जो 6-7 राजा, एक छोटी सी इटली, उसके अंदर 6-7 छोटे गांव से बना दिए। मतलब बोले तो एक राजा है, तू मेरे इलाके में मत घुस जाइयो, तू मेरे में मत घुस जाइयो, ऐसे सीन हो गए, बुरे हालात थे। अब वहां पे जो ये हालात थे ना, ये बुरे तो थे ही। इटली का एकीकरण करने की जरूरत थी और इसको इकट्ठा करने के लिए कोई एक ऐसा बंदा चाहिए जो सारों को हरा सके और उनकी जमीन पर एक ही बंदा राज करे, तब जाके एकीकरण होना था। हमले हो गए, कुछ हार गए, कुछ कहीं पिट रहे, कोई कहीं किधर पिट रहा, मतलब भीषण युद्ध चल रहा है चारों तरफ। उसके बाद हुआ जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का अंदर भी वही सीन चल रहा जो इटली के अंदर चल रहा था। वहां पे भी लोग मतलब लोगों ने अपनी सहमति दिखाई, कोई किसी पार्टी में, कोई किसी में, मारकाट चल पड़ी। अब यहाँ पे 1905 की बात है। हैब्सबर्ग और ऑटोमन साम्राज्य के अंदर स्लाव राष्ट्रवाद मजबूत होता है, यानी कि यहाँ पे जो राष्ट्रवाद का तंत्र था 1905 में वो मजबूत हो गया था। ये जो है ना, ये डेट्स मैंने स्टार्टिंग में ही क्यों बता दी वीडियो के, आप ये भी सोच रहे होगे। मतलब चैप्टर के अंदर जो है ना डेट्स बार बार आएंगी, छोटी छोटी सी डेट है, ये इजी रहता है अगर एक साथ पता लग जाए हमको। अगर ऐसे थोड़ी सी बताऊंगा मैं, यहाँ पे ये हुआ फिर वहां पे ये हुआ, इस टाइम कंफ्यूज रहोगे आप। तो स्टार्टिंग से बता दिया कि पहले क्या हुआ बाद में क्या हुआ, ठीक है। ये याद रखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए अब आगे आपको। अब देखते हैं अपने टॉपिक पे, जो कि जहां तक मैंने करवा दिया था पॉइंट नंबर 3 तक, और उसके आगे का अब जो है मैं कराने वाला हूं। समय आ चुका है क्रांतियों के युग का। किसका युग आ गया? क्रांतियों का युग। 1830 से 1848 तक चला। 1848 में तो पता ही आपको बड़ी क्रांति हो गई थी। अब ये जो युग था ना, क्रांतियों का युग, क्रांतियां भड़की पड़ी थी पूरा हर देश में। मतलब हर ये जो महाद्वीप था यूरोप नाम का, हर इलाके में दंगे भड़के पड़े, कोई किसी को मार रहा, ऐसे मुझे तो ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, हम इसका समर्थन नहीं करेंगे, वो करेगा, मैं उसकी पार्टी में जाऊंगा। पता ही नहीं कौन कहाँ जा रहा है, कंफ्यूजन हो रखा था पूरा तगड़े वाला। अलग अलग जो है विचारधारा के लोग आ रहे, कोई रूढ़िवादी, कोई राष्ट्रवादी, कोई उदारवादी। भाई जिसकी मानो उसका, जिसकी सुनो उसकी अच्छी लगे। अब करे तो करे क्या बंदे, आम बंदों की कुछ समझ में नहीं आ रहा करना क्या है अभी। तो ये बुरे हालात यहाँ पे चल रहे थे। पहला विद्रोह फ्रांस में 1830 में हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, राजा राज करते थे हर समय। जैसे भारत की हिस्ट्री पढ़ोगे आप तो वहां पे भी पता है राजा लोगों के राज थे। उसके बाद ये जो है राष्ट्रतंत्र आया, लोगों की सहमति से सिस्टम बने। अब यहाँ पे जो है ना 1830 में हुआ पहला विद्रोह हो गया था फ्रांस में, और बुर्बो नाम का कोई राजा होगा। अब राजा के नाम याद रखने बड़े मुश्किल होते, इतने सारे थे, कौन अपने देश के नहीं याद होते यार, दूसरे को तो कौन ही करेगा। देखो यहाँ पे कोई राजा था बुर्बो नाम का, जिसने 1815 के बाद हुई रूढ़िवादी प्रतिक्रिया के दौरान सत्ता से निकाल दिया गया। ये मतलब भड़क गए लोग, निकाल फेंका उसको, मुझे नहीं चाहिए अब ये। उन्हें अब उदारवादी क्रांतिकारियों ने उखाड़ फेंका। अब ये जो रूढ़िवादी थे, जो कुछ और सिस्टम लाने की कोशिश कर रहे थे, उनको उदारवादियों ने उखाड़ फेंका। उसकी जगह एक संवैधानिक राजतंत्र को स्थापित किया गया, यानी कि लोगों की सहमति से कानून सा बना दिया गया कि अब लोग जो है ऐसे वोट देंगे और अपना नेता चुनेंगे, वो आगे काम करेंगे देश के हित के लिए। यहाँ पे जो है कुछ लाइनें लिखी हैं, जिस यहाँ पे देखो बता रखा है मैटरनिख, तो बाकी यूरोप को सब नहीं है। हाँ, मैटरनिख ने एक बार टिप्पणी की थी, कोई होगा लेखक वेखक मुझे नहीं पता। बोलता है जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। अब समझ सकते हो, मतलब फ्रांस के अंदर अगर दंगे भड़क जाते हैं, फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को, पूरे महाद्वीप में दंगे भड़क जाते हैं। वो समझ रहे हो ना सर्दी जुकाम यहाँ पे क्या भावनाएं चल रही है। तो ऐसी कुछ लाइनें लिखी गई हैं जो कि बहुत ही खतरनाक वाली थी। यहाँ पे बताते हैं, यहाँ पे यूनान का स्वतंत्रता संग्राम हुआ। उसके आगे जो है
ओटोमन साम्राज्य का जो हिस्सा था ये 15वीं शताब्दी में जो है ना, 15वीं शताब्दी मतलब 1400 के आसपास का टाइम पीरियड है। उस टाइम पे जो यूनान था ना वो ओटोमन साम्राज्य का था, तो उसके बाद तोड़ दिया, वो उधर खिसका रहा जमीन को, मतलब भीषण युद्ध हुआ पड़ा। और इतनी चीजें आप याद कैसे रखोगे, सीधी बात तो ये है। उधर की जमीन ये बता रहे हैं हमको, इतिहास अगर आप पढ़ोगे ना बुक के अंदर ये बताएंगे ये छोटा सा इलाका था, इसको इसने कब्जा ले लिया, फिर उसके बाद इसने कब्जा लिया। हमें क्या घंटा फर्क पड़ता है, हो लिया कब्जा तो, लेकिन जो भी था कुछ तो हुआ है। मेन हमें पता होना ही चाहिए, ठीक है। रटना तो भाई रटने को बड़ी बड़ी चीजें है, बहुत सारा है, मतलब पूरा पाठ रट लो रटने को। तो यहाँ पे कवियों और कलाकारों ने जो है यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताया। क्या बताया? पालना बताया। कवियों ने, कलाकारों ने, यूनान जो था ना वहाँ पे कोई देश है, तो उसको जो है यूरोपीय सभ्यता, मतलब वहाँ की जो सभ्यता थी ना, जो मेन सभ्यता थी वो सभ्यता वहीं पे थी, और बाकी जगहों पे किसी को, मतलब बाहर के इलाकों से आके लोगों ने कब्जे कर रखे थे, तो वहाँ पे ऐसे शॉर्टेज हो रखी थी। यहाँ पे बताते हैं अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन ने धन इकट्ठा किया, उसके बाद उस पैसे को युद्ध में बर्बाद, युद्ध भी लड़ा उन्होंने, पैसे को मतलब बर्बाद ही कर दिया एक तरीके से बोले तो। 1824 में उनकी बुखार से मौत हो गई। क्या करे, अब बुखार तो आ ही जाता है, आजकल भी चल रहा है। अब बारी आती है रोमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना की। जर्मन दार्शनिक योहान गार्टफ्रीड जैसे रोमानी चिंतकों ने दावा किया कि सच्ची जर्मनी संस्कृति उनके आम लोगों में बसी हुई है, उनको आगे लेके आओ, उस संस्कृति को दबने मत दो, खत्म मत होने दो। देखो ये चीज मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ, मैंने ये सिर्फ 4-5 नाम लिखे हैं क्योंकि बोर्ड नहीं भरना भाई हमको, इतने नाम आए, इतने लेखक हुए, ये था वो था, इसने ये कहा, इसने ये कहा, कहते ही रहते हैं लोग। तो अच्छी बातें तो हुई नहीं थी, वैसे भी दंगे भड़के हुए थे, और ऐसे नाम इतने सारे हैं तो कौन याद रखेगा उनको। अब यहाँ पे जो है भाषा जो बोली थी वो बड़ा पंगा चल रहा था। भाषा ने जो है राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में एक अहम योगदान निभाया। जैसे ये भाषा, मैं मान के चलो कई देशों का युद्ध चल रहा है, वो फ्रेंच बोलता है, वो जर्मन बोलता है, मैं क्या बोलूं, मुझे क्या आंसर आती है, फ्रेंच आती है, चल मैं उस पार्टी में हो गया, ठीक है। ऐसे चल रहा था सीन, मतलब लोगों को समझ में नहीं आ रहा, करे तो करे क्या। अब यहाँ पे बताते हैं रूसी कब्जे के बाद पोलिश भाषा को स्कूलों से बलपूर्वक हटा दिया गया। पावर है भाई, अब किसी में सेना शक्तिशाली है, किसी की कमजोर है, कमजोर वाले को पीट के भगा दिया। क्या हुआ था, रूस के जो रशिया वाले लोग थे ना, उन्होंने कब्जा कर रखा था, वहां पे जो है पोलिश भाषा को स्कूलों से हटा दिया गया। वहां की जो भाषा हुई कोई हटाकर वहां पर रूसी भाषा, जो रशिया वाले, हटाकर रूसी भाषा को हर जगह जबरन लादा गया। मतलब वहां पे पहले पोलिश बोली जाती होगी, पोलिश वाले इलाके में रूस वालों ने हमला कर दिया, और उसके बाद वहां पे रूसी भाषा को ही मैंडेटरी कर दिया कि यहाँ पे बोला जाएगा, यही बोले नहीं है, बाकी कुछ नहीं। 1831 में रूस के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह हुआ और आखिरकार उसको कुचल दिया गया, यानी कि रूस हार गया 1831 के युद्ध में। और उसके बाद आगे बढ़ते गए, मतलब एक झगड़े की शुरुआत हो चुकी थी यहाँ पे। इस कंडीशन 1800 के बाद है ना, झगड़े होने लग गए थे आपस में। अब ऐसा था कि झगड़े तो होते रहते हैं, वो झगड़े बढ़ते गए जैसे जैसे राजा बदलते गए। कोई तीसरी पार्टी वाला भी टाइम पास करने के लिए युद्ध में घुस जाता कि थोड़ी सी जमीन मेरे भी हत्थे चढ़ जाए, ऐसे सीन हो रहे थे वहां पे। अधिकारियों ने जो है यहाँ पे बताया जाता है कि अधिकारियों ने जो है वहां पे सजा सुनाते हुए उनको साइबेरिया भेज दिया था और रूसी भाषा का प्रचार करने से इनकार कर दिया था जबरन। मतलब वो रूस वालों ने फिर हमला किया, वो फिर जीत गए, ये उल्टा सुल्टा चलता रहा इनका। लेकिन ये जो समय था ना 1831 में, तो जो हुआ लोग परेशान तो 1830 में ही हो लिए थे। और इसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि कुछ भी हो, लड़ाई होगी, फसल की बर्बादी होगी, फसल की बर्बादी होगी, भूखे मरने का नौबत आ जाएगी। वही हाल हो गया 1830 में, भूखमरी आ गई देश के अंदर। कौन से देश में? अरे सब में आ गई, पूरे यूरोप में फैल गई भूखमरी, कहीं नहीं, कुछ नहीं मिल रहा। 1830 के दशक में कई बार भयंकर कठिनाइयों का उनको सामना करना पड़ गया। जनसंख्या बढ़ती जा रही, लगातार बढ़ती जा रही, क्योंकि बाहर की आ रही, एक अपने देश की नहीं संभलने में आ रही। तो इस वजह से जो है वहां पे नौकरी ढूंढना पड़ा लोगों को, काम मिल नहीं रहा, खेती हो नहीं रही। काम मतलब जैसे आजकल भारत की सिचुएशन है ना, मतलब नौकरी ढूंढने वाले तो ज्यादा है, नौकरी है नहीं, इतनी चाहिए सबको नौकरी, नौकरी है नहीं, कहाँ लगोगे जाके। तो वही सीन हो गया वहां देश के अंदर, उस देश के अंदर की हालात बुरे हो गए, मतलब लोगों को कुछ काम नहीं मिल रहा, करे तो करे क्या। तो इस वजह से भी कुछ भड़क गए लोग, फिर जो राजा लोग थे उनको फेंक दिया, हमें नहीं चाहिए कोई राजतंत्र, जब हमें काम ही नहीं मिल रहा, हमारा पेट नहीं पल पा रहा, तो क्या करें हम इस तंत्र का, क्या करें इन सेनाओं का, है ना। 1848 में भी एक ऐसा ही वर्ष था,
पेरिस के लोगों के द्वारा खाद्य पदार्थों के कमी और रोजगार की स्थिति में गिरावट के कारण बहुत आंदोलन भड़क गए। कब? 1848 में बड़ा पंगा हुआ था यहाँ पे, तो बड़ी क्रांति हुई थी बहुत बड़ी 1848 में, और लोगों ने जो है पूरा सिस्टम उखाड़ फेंका था यहाँ पे। और राजा लोग थे जो भी थे सबको भगा के बोला गणतंत्र है, हम आजाद है, अब हम किसी की नहीं सुनेंगे। तो ऐसा सिस्टम कर दिया। उसके बाद जो 21 साल की उम्र है कि मताधिकार का, जैसे मैं बता रहा था आपको कि राजा का तंत्र था हट गया, और अब जो है एक देश बना, देश के अंदर जो है संविधान बना, कानून बना। वो सारी चीजें बनने के बाद में 1848 में कुल मिला के पूरे हमले हुमले हो गए। और उसके बाद लोगों को, जो पुरुष थे, महिलाओं को नहीं मिला हालांकि, लेकिन पुरुषों को जो है 21 वर्ष की आयु के बाद मताधिकार का अधिकार मिल गया, यानी कि वो अपने नेता को चुन सकते हैं कि हमें जो आने वाले समय में जो नेता कौन राज करेगा हमारे इस देश के अंदर। तो ये चीज यहाँ पे हो गई। और यहाँ पे बताते हैं उससे 2 साल पहले ही 1802 या 3 साल होते हैं, 1845 की बात है। कब की बात है? 1845 की। यहाँ पे साइबेरिया के अंदर जो है बुनकरों ने, बुनकर पता है ना, जो कपड़ा बुनते हैं, कपड़ा बनाते हैं, मतलब वो कुछ होता होगा, बुनकर उन्हीं में होते हैं यार, कपड़े के काम में ही होता है कुछ। तो बुनकरों ने जो है ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। क्या हुआ कि पैसे की शॉर्टेज हो रही है, तो उन्होंने, ठेकेदारों ने क्या किया, उनकी जो तनख्वाह थी ना, मतलब एक कपड़ा बुनना है तेरे को, इसके मैं तेरे को दूंगा 1 यूरो, तो वो जो है उन्होंने घटा के आधा या छोटा सा हिस्सा बना दिया, जिसकी वजह से लोगों को गरीबी तो पहले ही और गरीबी आ गई, और उसकी वजह से लोग भड़क गए, हमला कर दिया उनकी हवेलियों पे, ठेकेदार घर छोड़ के भाग गए, दूसरे गांव में भाग गए। अब दूसरे गांव वालों में वही सीन चल रहा है, दूसरे गांव वालों ने फिर भगा दिया कि हम तुम्हें शरण नहीं देंगे, भाग यहाँ से। अब ऐसे भागते रहे, और कहाँ तक भागेंगे, पिट गए वो बेचारे। अब जो भी था, उन्होंने जो है उनके जो कपड़े बुनकर जो गोदाम थे उनको आग लगा दी, जला डाला, कोई उठा के ले गया, चोरी हो गए, पता नहीं क्या क्या हुआ, मतलब बुरा ही हालात हो रखे थे देशों में। भारत में भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन बाद में हुआ, यहाँ पे सुधर गए लोग, पहले ही हो गया जो होना था। अब यहाँ पे बात आती है 1848 की। उदारवादी जो लोग थे ना, इन्होंने क्रांति करवा दी, तगड़ी क्रांति हुई थी यहाँ पे। जो है जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगेरियन, ऐसे बहुत सारे देश थे, और सबके अंदर क्रांति भड़की पड़ी थी। मतलब मैं बोल रहा हूँ ना, 1800 का जो टाइम पीरियड था ना, मतलब 19वीं सदी थी जो खत्म थी, वहां पे कुछ नहीं हुआ, वहां पे लोग, मतलब जीना मुश्किल हो रखा था, क्या ही करते यार। अब जर्मन इलाकों में बताते हैं कि जर्मन के इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष का जो है, मतलब इकट्ठे हो गए लोग बहुत सारे, और बोले कि हाँ हम ऐसे ऐसे करेंगे। तो यहाँ पे एक संसद बनी, फ्रैंकफर्ट संसद। ये कई बार पूछ लिया जाता है कहाँ की है, ये जर्मन की है, ठीक है ना। जर्मन के इलाकों में जो है बहुत सारे इलाके थे, जैसे इटली का इकट्ठे हुए थे ना इटली में लोग, वैसे ही जो है यहाँ पे जर्मनी के अंदर भी बहुत छोटे छोटे राजा थे, और सब इकट्ठे हो गए, सबकी सहमति से जो है आगे क्रिया करी गई। तो वो जो है ना एक जगह इकट्ठा हुए, उसको बोला गया फ्रैंकफर्ट संसद, ठीक है। वहां पे जो है 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण कर लिया। कब तक टिकेगी संसद? दंगे भड़के हुए हैं, उखाड़ फेंको संसद को, भाग यहाँ से। कहाँ से आते हैं ये लोग, कौन है ये लोग, भगा दिया सबको। ये हालात हो गए। अब इनको तो भगा दिया, बाद में पता नहीं आगे क्या होगा। मतलब उधर की लात उधर पड़ रही है, कहीं टिकने नहीं दे रहे किसी देश को भी, पिटेंगे तो सब साथ में पिटेंगे, ये हालात थे। अब जर्मनी और इटली दोनों को एकीकरण की जरूरत पड़ गई। जर्मनी का एकीकरण बाद में हुआ था, लेकिन इटली का एकीकरण पहले शुरू हो गया था। यहाँ पे जो है उनका प्रमुख मंत्री ओटो वान बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जो जनक था, उसने शुरुआत कर दी इटली को इकट्ठा करने की, एक मुहिम चला दी कि हम जो है सभी राजाओं को भगाएंगे और इटली को इकट्ठा करेंगे। और जो इटली के अंदर जो भी भाषा बोली जाती है, जो भी उनकी मतलब आम, मतलब जो वहाँ के लोग थे ना, ओरिजिनल लोग बोलते हैं जिनको, तो वो तो थोड़े से में थे, बाकी में तो बाहर वाले घुस गए उनके। इटली छोटी सी बची हुई जो असली भाषा थी वहाँ की बर्बाद होने वाली थी। और तब जाके ये कोई बंदा है ओटो वान बिस्मार्क, इसने शुरुआत कर दी, जिसने पर्सा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। 7 वर्षों के दौरान जो है ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस से 3 युद्धों में पर्सा को जीत हो गई और एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई। मतलब लंबा समय लगा जीतने में, युद्ध जीतने पड़े, और उसके बाद जो इटली थी वो इकट्ठी हो गई। जनवरी 1871 में वर्सोय
में हुए एक समारोह में पर्सा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया। वहां पे जो है 1871 की बात है, जर्मनी का राजा, सम्राट पता है ना क्या होते हैं, राजा घोषित कर दिया गया। अब पूरी जर्मनी एक ही बंदे के हवाले हो चली थी। इटली तो हो ही गई थी पहले, अब जर्मनी भी हो गई। इटली के अंदर जो है आपको पता है जूसेपी मेस्सीनी, ये जूसेपी मेस्सीनी ये बहुत बार आता है नाम, ये इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। तो इसने जो है बहुत अहम योगदान दिया था, क्योंकि इसी ने यंग इटली, यंग यूरोप ऐसी कुछ मुहिमें स्टार्ट करी थी। ठीक है, 1831 और 1848 में क्रांतिकारी विद्रोहों की असफलता के युद्ध के जरिए जो है उन्होंने जिम्मेदारी ली, इकट्ठे कराए लोगों को, और सफल तो फिर भी नहीं हो पाए, क्योंकि कौन ही टिकने देता भाई। अब यहाँ पे एक मंत्री था इनका, कहाँ गया मंत्री, लिखा नहीं क्या मैंने, नहीं लिखा शायद मैंने, हाँ ये रहा देखो, काउंट फैमिलो दी कावूर। ये एक मंत्री था जिसने बड़ा कांड कर दिया बीच में। कावूर बोला जाता है सीधा सीधा नाम, इतना बड़ा नाम कौन रटता है, कावूर बोलते हैं। इसने क्या किया, इस मंत्री ने, ये जो है ना इसकी विचारधारा, मतलब जो एक पार्टी के साथ धोखाधड़ी कर गया, जिस पार्टी में जुड़ा हुआ था ना, मैं नहीं कर रहा इस पार्टी, मतलब दिखा रहा कि मैं इसके साथ हूं, और पीठ पीछे छुरा घोंप दिया। क्या हुआ बताते हैं यहाँ पे, मंत्री प्रमुख कावूर, जिसने इटली के प्रदेशों को इकट्ठा करने के योगदान का जो है नेतृत्व किया था, मतलब जो आंदोलन था उसको आगे बढ़ाया था, ये लीडर था उनका। और यहाँ पे बताते हैं उसके बाद में, ना तो ये एक क्रांतिकारी था, क्रांति का आंदोलन का नेतृत्व कर रहा, जो क्रांतिकारी लोगों का लीडर बना बैठा है, और ना ही ये खुद एक क्रांतिकारी था, और ना ही ये जनतंत्र में विश्वास रखने वाला। और ये क्रांति किसके लिए काम कर रही थी कि जनता की सहमति से सब कुछ होगा, जनतंत्र आएगा, और ये जनतंत्र का साथ ही नहीं था, और उनका लीडर था। समझ रहे हो ना, मतलब स्कैम करने वाला है। इतावली अभिजात वर्ग में तमाम अमीर और शिक्षित सदस्यों की तरह वह इतावली भाषा से कहीं ज्यादा फ्रेंच बोलता था। इतावली यानी इटली की भाषा थी एक इतावली भाषा, तो वो लोग उसको बढ़ाने के लिए अपनी भाषा को, इटली वाले लोग उसके लिए आंदोलन कर रहे, क्रांतियां कर रहे, और ये बंदा जो उनका लीडर है वो फ्रेंच बोलता था। बोले तो बोले, उसको इतावली जो भाषा थी इटली की वो पसंद भी नहीं थी। वाह। उसके बाद में जो है फ्रांस से सार्डिनिया पिडमाउंट की एक चतुर कूटनीति संधि हुई, जिसके पीछे कावूर का हाथ था। वहां पे फ्रेंच वालों का मतलब कब्जा करवा दिया उसने, स्कैम कर गया भाई बंदा, तो ये तगड़ा बंदा था, मतलब दिमाग से खेल गया, क्या ही करते। और यहाँ पे हुआ क्या, देखो ये कमाल की बात है, यहाँ पे ये पूरा सीन चल रहा, कावूर अपनी मतलब आंदोलन कर रहा, क्रांतियां करवा रहा लोगों से, और लोगों को यही नहीं पता ये क्रांति हो क्यों, और यादियों को तो यही नहीं पता था। यहाँ पे बताते हैं दक्षिणी इटली के जिन आम किसान थे ये लोग, गैरिबाल्डी को समर्थन किया। उनको ये लगा कि ये जो है ना, ये आंदोलन क्रांति जो है, ला टालिया विक्टर एमुअल की पत्नी थी ये क्रांति का नाम रख रखा, और वो सोच रहे उसकी किसी की पत्नी है, ये लाटालिया होगा कोई। तो ये था, अजीब ही सीन चल रहे थे देश के अंदर। उसके बाद में आता है ब्रिटेन की अजीब दास्तान। ब्रिटेन के अंदर क्या सीन हुआ, ब्रिटेन भी मतलब सारे देशों के सीन सेम ही थे, ज़्यादा फर्क था नहीं उसके अंदर। यहाँ पे बताते हैं कि यहाँ पे आंग्ल संसद को ख़त्म कर दिया गया था। कोई संसद होगी, जैसे यहाँ पे फ्रैंकफर्ट संसद थी ना जर्मनी के अंदर, वैसे यहाँ पे थी ब्रिटेन के अंदर आंग्ल संसद। इस संसद के माध्यम से एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ, और जिसके केंद्र में पड़ता था इंग्लैंड। इंग्लैंड पता है ना, जो अंग्रेज भारत में राज करके गए, और वही वजह है आप इसको पढ़ रहे हो, कोई और रीजन नहीं है। ठीक है, आप सोचोगे भाई हम अपना तो पढ़ा नहीं जा रहा, फ्रांस वालों का और कहां से बीच में टपका रखा इन लोगों ने, वही रीजन है, क्योंकि अंग्रेज राज करके गए, अपनी इतिहास यहाँ पे थोप गए। पता नहीं आपको वो तो पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे, पर आपको जरूर पढ़ा रहे भारत सरकार। अब यहाँ पे बताते हैं, और इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनिटी, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ये कोई हुआ, मतलब उनका गठन हो गया। लोग मतलब जो भी आसपास के इलाके थे वो इकट्ठे हो गए वहाँ पे भी। स्कॉटिश हाईलैंड्स के लोगों को अपनी गेलिक भाषा बोलने या अपने राष्ट्रीय पोशाक पहनने पर मनाही कर दी गई, क्योंकि वो लोग कम थे। ठीक है, और एक तरफ तो ज्यादा लोग एक ही भाषा बोल रहे हैं, एक तरफ थोड़े से हैं, तो उनको भगा दिया गया। कुछ लोग देश छोड़ के भाग गए। वो मतलब तुम क्या टिकोगे जब दो बंदे बैठे हुए हैं और उधर पूरी आर्मी बैठी हुई है, तो भाग गए वो छोड़ के, क्या ही करते वो, और उनको बड़ी बेइज्जती करी गई उनकी। अब यहाँ पे जो है बताते हैं दृश्य कल्पना। ये तो थे देशों के हालात,
लेकिन देश के हालात जो इतने बुरे पड़े थे हुए, सब देश, फ्रांस में युद्ध चल रहे, उधर वो सांग हो रहा, ये इधर हो रहा, कोई सुख चैन से नहीं रह रहा था। हालांकि आजकल बहुत शांति है, अच्छी बात है, शुक्र है युद्ध नहीं हो रहे। तो यहाँ पे जो है ना ये सारा सीन चल रहा है। यूनान का आपको पता है, पेरिस का भी आपको पता चल गया, काउंट मिलो, सारी चीजें मैंने बता दी है। अब बात रह गई है मैरियोन की। ये मैरियोन क्या है? लोग क्या करते थे, लोग जो है ना, मतलब जो चित्रकार लोग थे, पेंटर्स थे, कवि थे, वो जो है ना आजादी को एक प्रतिमा देना चाहते थे। प्रतिमा इन द सेंस, जैसे भारत को, मतलब भारत की आजादी को भारत माता का नाम दिया गया था ना, वैसे ये लोग भी अपने को आजादी का नाम दे रहे थे और उसका नाम रखा गया मैरियोन। क्या नाम रखा गया? मैरियोन। जैसे भारत माता है वैसे ही उनकी जो देवी थी वो थी मैरियोन। उस समय जो है, जो राष्ट्र की आजादी थी, उनको नारी का वेश दिया जाता था, पुरुषों का वेश नहीं दिया जाता, सिर्फ नारी के वेश में दर्शाया जाता, या तो वो झंडा ले रही है, आग ले रही है। और आजकल भी आप देखोगे यहाँ पे जो है बताया जाता है, स्वतंत्रता का प्रतीक जो था ना वो थी लाल टोपी या फिर टूटी हुई जंजीर। और इंसाफ का प्रतीक जिसका सबको पता है, आज तक यही यूज हो रहा है, पता नहीं कैसे। इंसाफ का प्रतीक में जो है एक महिला जिसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, हाथ में तराजू है, ऐसे वो देखा होगा ना कोर्ट में रखे होते हैं, तो वही वाला, ठीक है। तो वो है इंसाफ का प्रतीक, और वो प्रतीक वहीं से आया है, हमारे पास नहीं था वो। अब जो फ्रांस के लोगों ने जो है उसको अपना जो भी था उसको नाम रख दिया, आज़ादी जो मुहिम स्टार्ट करी थी, जो उनका भगवान था या फिर आज़ादी थी, उसका नाम रखा मैरियोन। ये याद रख लेना आप, ठीक है। ये जो है ना ईसाई जो धर्म चलता था उधर, तो उसके नाम पे रखा गया था ये पूरा सीन। अब अब बारी आ गई 1871 के बाद जो है यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव आ गए। देखो समय चलता गया, 1800 चल रहा है ना, 1871 समय बीत गया था, थोड़ा सा सब कुछ सही सा चल रहा था, मतलब एकीकरण भी हो गया, लोगों को थोड़ी सी राहत मिली थी इस समय। और उसी टाइम पे फिर से भिड़ गए लोग, कुछ नहीं हुआ, भिड़ गए बस, फिर से खिसक गई फिर से लोगों की। यहाँ पे बताते हैं कि रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनियन, युवान, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, पता नहीं इतने, मतलब जितने भी देश थे उधर ज़्यादातर देशों में आपस में दंगे भिड़ गए। और कोई चाह रहा, मैं मतलब एक छोटा सा बाल्कन नाम का क्षेत्र था कोई, और वहाँ पे चाह रहे थे कि वो एक कोई भी हमला कर देता, कोई एक बार ये कब्जा रहा, तूने कैसे कब्जा ली मेरी जमीन, ओए निकल बाहर, ऐसे फिर दूसरा आ गया, फिर तीसरा, ऐसे मच गया उधर ही। अब ये वो समय आ चुका था जब लोगों के बस में बात नहीं रही थी, और इसी का परिणाम रहा धीरे धीरे जो ये विवाद था ये बढ़ता रहा और हो गया विश्व युद्ध। एक दो की बात नहीं थी, टाइम लगता है भाई कुछ भी होने में, ऐसे नहीं होता कि 2 दिन में कोई युद्ध करवा देगा। विश्व युद्ध हो गया, दूसरे देशों से दूर दूर से सेनाएं आके मरने कटने लग गई थी, बड़े बुरे हालात थे उस टाइम पे। उसके बाद दूसरा विश्व युद्ध भी हुआ था, जो कि शायद आने वाली क्लास में, चैप्टर्स में पता आपको लग जाएगा। और ये था आपके इस चैप्टर के अंदर, उम्मीद है चैप्टर समझ में आ गया होगा। चैप्टर बहुत आसान था, नहीं ना, मतलब आसान तो बिल्कुल भी नहीं था ये चैप्टर, क्योंकि इतने सारे नाम थे, मैंने तो नाम बताए नहीं, आधे तो गायब कर दिए क्योंकि वो काम के नहीं थे। अब रटने को तो भाई, अब बोले तो एक गांव के, पूरे गांव की लिस्ट लेके आ जाओ और बोलो कि सबके नाम याद करके आओ, तुम कितनों के कर लोगे, 2 3, अगर जानते ही नहीं हो कितनों के कर लोगे आप। तो वही सीन है, यहाँ पे भी ज्यादा याद करने की जरूरत है नहीं। फ्रांस का पता होना चाहिए, फ्रांस के अंदर क्या हुआ, पहली क्रांति की शुरुआत। यूनान का पता होना चाहिए, यूनान के अंदर भी क्रांतियां तगड़ी भड़की। जर्मनी का पता होना चाहिए, इटली का, ये कुछ मेन से शहर है जहाँ पे कुछ हुआ था। बाकी हुआ तो बहुत जगहों पे था, पूरा यूरोप मतलब छोटे छोटे देश थे बिल्कुल, जिनको आज भी छोटा ही है, बहुत ना के बराबर देश है, वहाँ पे भी दंगे भड़के हुए थे, कोई किसी की जमीन कब्जे रहा, कोई किसी पे, ऐसे सीन चल रहे थे वहाँ पे पूरे देश के अंदर। लोगों को ये उम्मीद थी कि हम आज़ाद होंगे, कुछ जो है धर्म कट्टरपंथी पे आ गए थे, जिसको जो है अब फिर राष्ट्रवादी की उम्मीदें आ रही, किसी कोई उदारवादी बन गया, मतलब पता नहीं क्या क्या बनते जा रहे थे लोग, अलग अलग धारणाएं आ गई थी लोगों के अंदर कि आज़ादी चाहिए, बस हमें तो हमारी जिंदगी सुखी चाहिए। और ये पूरा समय एक सदी जो है ऐसे ही लड़ाई दंगों में खत्म हो गई इनकी, पता नहीं मतलब 2 3 पीढ़ियां निकल गई होंगी बंदों की, और सिर्फ लड़ाई देखी उन्होंने और कुछ नहीं देखा अपनी जिंदगी में। आपने लड़ाई देखी अपनी ज़िंदगी में? कमेंट में ज़रूर से बताना। चलो अब वीडियो ख़त्म करते हैं, काफ़ी बड़ी हो गई है। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12th क्लास की सभी सब्जेक्ट की वीडियोस, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली हैं। तो सब्सक्राइब करो, साथ में घंटी दबाओ ताकि आप अपडेट बिल्कुल टाइम से ले पाओ।